Okay. So I hope I'm audible. Yes. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जीओसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे पास जीओसी का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम लोग 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना, हमें इन 3 पे फोकस करना है। और इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी थोड़ा सा अलग पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोलते हैं व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ध्यान से सुनना, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है। जैसे अगर मान लो मेरे पास दो बॉन्ड्स एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है ए बी के बीच में। ठीक है, अगर इनका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है तो एक के ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा, दूसरे के ऊपर डेल्टा प्लस आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर नॉट शेयर्ड इक्वली। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी साइड होंगे, डेल्टा माइनस, है ना। ऐसे होगा। तो मतलब इस वाले एटम का कैसा नेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का नेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो गया। इज इट क्लियर? सो इस वजह से क्या होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम है, सिग्मा बॉन्ड उनके बीच में बनाया हुआ है। So as you can see here, when a sigma bond is formed between two atoms of different electronegativity, the sigma bond pair are shifted towards more electronegative atom। जैसे मैंने बताया था एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डाइपोल इज क्रिएटेड बिटवीन द टू एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से उनके बीच में क्या क्रिएट होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। एंड ड्यू टू दिस डाइपोल द सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन इन द चेन आर आल्सो शिफ्टेड एंड द चेन बिकम्स पोलराइज्ड। ठीक है, तो अब अगर हम पूरी चेन में बात कर रहे हैं तो पूरी चेन पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो मतलब मान लो यहाँ पे Cl है। ठीक है, ये मेरे पास एक ही लगा हुआ है तो इसने अपनी तरफ खींचा है डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। ठीक है, और अगर मैं इसमें कार्बन लगाती जाऊं, ठीक है, तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा खींचेगा इससे, इनसे भी खींचेगा, लेकिन इफेक्ट थोड़ा इनका कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट और कम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, रहेगा मॉलिक्यूल में। ठीक है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा एटम लगे हुए हैं तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे सेकंड पे आते जाएंगे इफेक्ट कम होता जाएगा, थर्ड पे आते आते और कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे, और आगे जाओगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हियर, दूसरी चीज कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही लगता है, इट इज ओनली ऑपरेटिव थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं दिखता, सिग्मा बॉन्ड पे लगेगा। फिर है हमारे पास द CH बॉन्ड इज द रेफरेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। The electron movement or polarity in the CH bond is considered to be negligible and the I effect of hydrogen is taken to be zero। इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन हम लोग जीरो लेंगे और ये पूरा का पूरा पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और CH बॉन्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि CH4 में क्या इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन हम लोग इसको जीरो कंसिडर करते हैं, तो इन CH बॉन्ड इट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। ठीक है, और ये CH को ही रेफरेंस में रख के लिया जाता है। क्लियर है? अब टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बच्चों। पहला टाइप है माइनस आई, दूसरा है प्लस आई पे। माइनस आई, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचे वो कहलाएगा माइनस आई ग्रुप, और उस इफेक्ट को कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट। जैसे अगर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था Cl, तो Cl क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप, और इसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? अब हमको ना ये ऑर्डर लर्न करना है, यू हैव टू लर्न दिस ऑर्डर कि किसका किसका कैसे वेरी करता है, और रीजन नहीं जानना हमें। सो दिस इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किसका कम है। तो मैक्सिमम आता है एज यू कैन सी बच्चे माइनस NR3 प्लस, माइनस SR2 प्लस, फिर अमोनिया अमोनियम आयन NO2 SO3H CN CHO, इस तरीके से वेरी करेगा। So you need to remember, you need to memorize this particular
जो ऑर्डर हमें दिया है उसको। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होगा वो माइनस आई। प्लस आई हम लोग बोलते हैं द ग्रुप विच रिपेल्स और रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिपेल हो या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलीज करे, जैसे अगर मान लो मैं सीसीएल बॉन्ड ही ले रही हूँ, तो ये कार्बन ये खींच रहा है तो मतलब कार्बन दे रहा है ना इसको, तो कार्बन की वजह से कैसा ग्रुप क्रिएट हो गया, प्लस डेल्टा प्लस आ जाएगा, तो मतलब ये कैसा है, दिस इज प्लस आई ग्रुप, और इसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? एज यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर केस NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाओगे इन कार्बन पे और कम होता जाएगा, इन कार्बन पे और कम होता जाएगा, और यहाँ पे आते आते जीरो इफेक्ट लगेगा। इज इट फाइन बच्चों? क्लियर है? ठीक है, COOH कैसा नेचर दिखाता है? COH इज अगेन माइनस आई, तो एज यू कैन सी। क्लियर? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बता सकते हैं, बेसिसिटी का ऑर्डर बता सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हम लोग यूज करते हैं इसको, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स में यूज करा जाता है। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं एसिडिटी, तो मैं पहला एक एग्जांपल बता रही हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में कैसे हेल्प करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी। प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी डिक्रीज होती है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना, एक मेरे पास है CH3COOH मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया CH2Cl, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन का कैसा नेचर बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इससे खींचेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो ये C डबल बॉन्ड OH है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने से क्या होगा, यहाँ पे H ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, दिस बॉन्ड बिकम पोलर, और यहाँ से H प्लस निकालना आसान हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर CH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, देने से क्या होगा बच्चों, ये जो बॉन्ड है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, वीक नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्लस आई की वजह से कम होगी। इज इट क्लियर? एज यू कैन सी, तो अगर मुझे इन चारों में मुझे बताना हो कि कौन सा ऑर्डर होगा, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, फिर डिस्टेंस बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो माइनस आई की वजह से इंक्रीज होगी, तो जितने कम डिस्टेंस पे होगा तो यस दैट विल बी द मोस्ट एसिडिक, फर्स्ट फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओके, ठीक, फिर आते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट पे। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इसको या तो प्लस आर भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है, बट मैं मेसोमेरिक को थोड़ा सा डिटेल में आगे बताऊंगी। तो रेजोनेंस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ p orbital electron. Resonance is a delocalization of adjacent p orbital electron is called resonance. What is the resonance effect? The delocalization of adjacent p orbital electron वो कहलाएगा resonance. ठीक है, p इलेक्ट्रॉन का delocalization हो रहा है, उसको resonance कहते हैं। Through resonance, the electron density in the molecule is uniform, and due to uniformity of electron density, the stability of molecule increase. Basically क्या हो रहा है ना, देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, अब हमें पता है कि ये ना कंटिन्यूअसली डिलोकलाइज हो रहे हैं बॉन्ड्स, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो पाई बॉन्ड्स आर बेसिकली, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अगर मैं कंपेयर करूं, एक में अगर कोई मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, तो डबल बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। अब रिएक्टिव है तो सिस्टम कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या हो रहे हैं, बॉन्ड घूम रहे हैं, तो एक जगह नहीं है टिके हुए, तो because it is rotating, so due to that what is happening, the system is getting stabilized. तो अब याद रखना, जिसमें भी रेजोनेंस होगा वो हमारे पास कैसा सिस्टम होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, एंड द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज नोन एज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। क्लियर? तो रेजोनेंस क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू रेजोनेंस, due to resonance stability appears in the molecule. Okay, as you can see this is, और ये जो दोनों होंगे ये इसके कैनोनिकल फॉर्म है, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अब कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना,
कंडीशन ये है कि या तो जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में या तो sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए, sp2, sp3 नहीं। तो जिनमें हाइब्रिडाइज, जिनमें रेजोनेंस हो रहा है, दे ईदर शुड बी sp और sp2। ओके, अनदर कंडीशन इज द पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब ऐसे। ध्यान से सुनना, अब मैंने एक ये मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, तो पाई बॉन्ड्स किसके बीच में बनता है, p ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ऐसे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप लाइक दिस वन, है ना, ऐसे। तो यहाँ जंप कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक पे प्लस आ जाएगा और एक पे माइनस आ जाएगा, ये ठीक है। तो नाउ एज यू कैन सी द पैरेलल p ऑर्बिटल शुड ओवरलैप विद ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है, नाउ द सेकंड पॉइंट, p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और ये पैरेलल है ना, तो ओवरलैपिंग इसी तरीके से होगी। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल शुड हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे ये वाला सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा, है ना, ये कॉन्जुगेशन में है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये वाला सिस्टम भी रेजोनेंस करेगा, ये नहीं करेगा, सॉरी, दिस विल नॉट शो रेजोनेंस, व्हाई, देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये देख लेना, मैं CH2 नहीं लगा रही हूँ, और फिर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर रेजोनेंस करेगा, ध्यान से देखना, अगर ये इधर जा रहा है तो दूसरा वाला भी करेगा, तो मतलब ये बॉन्ड टूट गया ना बच्चों, टूट गया तो मॉलिक्यूल ही खत्म, तो इसके केस में कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। थर्ड वाले में भी रेजोनेंस होगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगी, नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो रेजोनेंस कब होगी, जब हमारे पास ऑल्टरनेट पे एक छोड़ के एक पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड्स आ गए, मतलब लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता। क्या इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं, तो देखो इधर भी कॉन्जिक्यूटिव 2 डबल बॉन्ड आए, तो नहीं, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो उधर भी रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर, आई होप दिस कंडीशंस आर क्लियर फॉर द रेजोनेंस। अब आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, जब भी रेजोनेंस होगा तो उसमें हम लोग 2 कंडीशन ले सकते हैं, कि कोई ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो, और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा हो। ओके, तो अगेन as you can see a group releases or withdraw pi orbital electron, मतलब pi इलेक्ट्रॉन या तो ले या pi इलेक्ट्रॉन दे, तो सच सिस्टम इज कॉल्ड एज शोज मेसोमेरिक इफेक्ट, m इफेक्ट। तो ये भी अगेन 2 टाइप का है, एज यू कैन सी, है ना, पहला है प्लस m ग्रुप और दूसरा माइनस m इफेक्ट। तो प्लस m जब लगेगा जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में प्लस m इफेक्ट लगेगा। और ये बोलता है अ ग्रुप इन विच एटम बियर्स अ नेगेटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए प्लस m ग्रुप के लिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट विल शो प्लस m इफेक्ट। जैसे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। और एक मैंने एग्जांपल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ले लिया, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। अभी यहाँ पे मुझे पता है इस O के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस दिखा सकते हैं, है ना। और अब ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा सिस्टम होगा, ये कैसा इफेक्ट होगा, प्लस m इफेक्ट। लेकिन अब मैं CH3 की बात करूं, तो क्या CH3 के पास लोन पेयर है, नहीं है। क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है लेने के लिए, नहीं है। तो ये क्या मेसोमेरिक दिखाएगा, नहीं, तो इसके केस में कोई मेसोमेरिक नहीं होगा। एक मैं माइनस m वाला भी केस समझा देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये केस आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड n मैंने लगा दिया, तो अब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो अब इस CN ग्रुप ने क्या करा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस m। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस m ग्रुप होगा, ठीक है। अगेन ऑर्डर आपको यहाँ से देखना है, प्लस m का ऑर्डर और माइनस m का, ये आपको पूरा लर्न करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो तब इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है। ओके, फिर तीसरा इफेक्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन
अगेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। ये कब लगेगा, जब एज यू कैन सी हियर, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन सिग्मा सी एच ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, ठीक है, CH3 वाला कोई सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से देखना, जैसे अभी मैं जो वाला केस बता रही थी ये ले लिया, ठीक है, ये CH3 ले लिया, तो CH3 मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है बच्चों, नाउ एज यू कैन सी व्हेन दिस सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पी पी इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल्स या फिर पाई बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ये इधर जाएगा, ये क्या जा सकता है इधर, लेकिन जब ऐसे जा रहा है तो मेरे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे सी एच एच प्लस की फॉर्म में निकला, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, और सॉरी ये तो रेजोनेट कर गया, नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, तो ये डबल बॉन्ड इधर सी एच और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और एच प्लस निकल गया। क्लियर एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड जो है, दिस सिग्मा बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विद दिस वन, ठीक है, और नाउ दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड मूव्स टू दिस प्लेस, और ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करके कहाँ आ गया, कार्बन पे एज ए नेगेटिव, सो एज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज शोइंग। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो रेजोनेंस जैसा ही है, एग्जैक्टली तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों, क्योंकि बॉन्ड तो रहा ही नहीं, रेजोनेंस में तो थे ना बॉन्ड, रेजोनेंस में बॉन्ड टूटा थोड़ी था, यहाँ तो ये बॉन्ड टूट गया है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इज इट ओके, सो दिस इज लाइक रेजोनेंस ओनली, बट एज यू कैन सी स्लाइटली अ डिफरेंट केस, ठीक है। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, सो नाउ यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कार्बोकैटायन के केस में मैं बना रही हूँ, तो कार्बोकैटायन में भी यही सिचुएशन आएगी, ध्यान से देखना, कार्बोकैटायन मैंने ये ले लिया CH3 और यहाँ पे CH2 प्लस, ठीक है, प्लस है, तो मतलब इसके पास क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में, तो मेरे पास एक ऐसा केस बन जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस निकल गया। क्लियर, तो कार्बोकैटायन के केस में भी हाइपर कॉन्जुगेशन अपीयर होता है, और किसके केस में होता है, रेडिकल के केस में, तो रेडिकल भी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन केसेस में लगेगा बच्चों, मैं दोबारा बता रही हूँ, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज अप्लाइड ओनली इन द थ्री केसेस, फर्स्ट इज एल्कीन, या तो डबल बॉन्डेड सिस्टम में, या फिर कार्बोकैटायंस में, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल्स में। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में, तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस भी अगेन यही है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेगा, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। एज यू कैन सी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। जैसे मैंने ये 3 एल्कीन ले ली, ध्यान से सुनना, तो ये मेरे पास एल्कीन हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गए, और ये वाले सारे कार्बन होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, अल्फा। तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is equals to number of hyper conjugating structure, and number of hyper conjugating structure is directly proportional to stability of alkene. तो अगर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अब इसके केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 मुझे दिख रहे हैं अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 सब पे लगे हुए हैं, 12, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बच्चों 12। इसके कितने हो जाएंगे, अब ये डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे बच्चों, तो दिस हैव 9 एंड अबाउट दिस वन, सो दिस हैव ओनली 6, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला सबसे स्टेबल, देन दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, देखो व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब इसमें मैं H2 ऐड कर दूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन, ये कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो अब कौन सी एल्कीन इजिली ये दे देगी, किसमें कम हीट लगेगी, जो हमारे पास लेस स्टेबल होगी, जितनी कम स्टेबल एल्कीन है वो रिएक्शन फास्टर देगी, उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी, और जितनी स्टेबल एल्कीन होगी उसके लिए उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी उस सिस्टम में, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर,
यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, दोबारा मैं लिख देती हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, देखो इधर लिखा हुआ है ये वाला, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से आपको मैंने कैसे देखना बताया, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो तो आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, उसका उल्टा ऑर्डर होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। फाइन। थर्ड आता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बॉन्ड लेंथ कैसे आप डिफाइन करोगे, तो देखो जिसमें भी रेजोनेंस होती है, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, नाउ एज यू कैन सी, अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर्स है, तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास, मैं बोल रही हूँ इनिशियली थर्ड टू फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम है। अब अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 एंड C3, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। C2 और C3 में पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी कैसा बॉन्ड हो गया बच्चों, डबल हो गया, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उल्टा होगा 1 और 2 में, उल्टा क्यों होगा, पहले क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और अब कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट फाइन? अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आपको उसी तरीके से देखना है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो अब देखो ये मैंने ले लिया CH3 प्लस, क्या इसका कोई अल्फा कार्बन है, नहीं, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे 0। अब मैंने ये वाला ले लिया CH3 CH2 प्लस, है ना, तो इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3। फिर आएगा मेरे पास ये CH3 CH CH3 पॉजिटिव, तो अब कितने अल्फा कार्बन है, नाउ यू कैन सी हियर 2, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 6, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे, 6। तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, फिर ये वाला। तो आपको हमेशा इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? यू कैन डू द अनदर एग्जाम्पल, प्लीज प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। ओके, क्लियर? ओके। फ्री रेडिकल भी अगर हमें इसी तरीके से देखना है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होंगे, तो आपको सिर्फ अल्फा कार्बन और उनके अल्फा हाइड्रोजन को ही कंसिडर करना है। राइट, अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी को हक्कल्स ने एक्सप्लेन करा था, बाय इट्स रूल कॉल इट्स हक्कल एरोमेटिक रूल। ठीक है, तो व्हाट ही सेड दैट, उसने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बताया था, उसने बोला था कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर प्लेनर। कैसे होते हैं बच्चों, दे आर साइक्लिक एंड प्लेनर। जितने भी एटम्स होंगे उस साइकिल में, उस रिंग में, वो सब कैसे होने चाहिए, दे शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। all the carbon atoms in that aromatic ring should be sp2 hybridized। और तीसरी चीज कि साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दे शुड फॉलो दिस वन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई। अगर ये कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक, उस कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाएगा। और वो कंपाउंड स्टेबल माने जाते हैं। कैसे स्टेबल, जैसे सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग बेंजीन से, ध्यान से सुनना, बेंजीन, तो मैंने डबल बॉन्ड ये ऐसे बेंजीन बना दिया, तो क्या ये बेंजीन साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है, यस इट इज ऑल्सो प्लेनर। ठीक है, फिर आता है सेकंड वाला पॉइंट, क्या सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये तो सब क्या है बच्चों, ऑल आर sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि ये इसमें क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स देखती हूँ, कितने बॉन्ड्स है बच्चों इसमें, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स है ना। और एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स के पास कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है।
ठीक है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, ध्यान से सुनना, n 1 है, तो n 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 6, है ना? तो मतलब यस इट इज फॉलोइंग, इट इज हैविंग 6 pi इलेक्ट्रॉन, तो यस द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक। क्लियर? तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऐसे 2, 6, 10, 14 इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं किसी में तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। फिर एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड्स भी बताए गए, फिर एंटी एरोमेटिक भी बताए गए। तो अगर मेरे को स्टेबिलिटी बतानी है इनमें, मैं अभी रूल्स समझाते हैं इसके। तो स्टेबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम होते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस और मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके, ये तो ऑर्डर हो गया, जस्ट अ सेकेंड। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस और समझ लेते हैं। एरोमेटिक को मैं ए लिख रही हूँ, दिस इज Na, ठीक है, और नॉन नॉन एरोमेटिक, और ये हमारे पास कहलाएगा, एक मिनट, एंटी एरोमेटिक ए, ठीक है। तो एरोमेटिक की मैंने बताई थी कि इट इज साइक्लिक और प्लेनर, प्लेनर और साइक्लिक होगी रिंग, ठीक है। उस रिंग में सारे एटम, रिंग की बात हो रही है, पूरे मॉलिक्यूल की नहीं, और अगर उस पूरे मॉलिक्यूल में एक भी रिंग ऐसी हो तो वो एरोमेटिक कहलाएगी। तो ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, सब क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
एंटी एरोमेटिक में क्या कंडीशन है, पहले एंटी एरोमेटिक बता रही हूँ, इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लेनर, ठीक है, सारे एटम, ऑल एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, और लास्ट कंडीशन है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 4n पाई होने चाहिए, 4n पाई, नॉट 4n प्लस, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 4n पाई मतलब या तो 4 या 8, 12, 16 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे हमने बताया था 6, 10 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्लियर है। नॉन एरोमेटिक वो टाइप के कंपाउंड्स होंगे जिसमें मे और मे नॉट साइक्लिक, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ना हो, मे और मे नॉट साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक हो भी सकते हैं, साइक्लिक नहीं भी हो सकते। सारे एटम में और मे नॉट sp2 हाइब्रिडाइज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं मे और मे नॉट, तो इनमें से जो भी एक कंडीशन नहीं हो तो वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, साइक्लिक, प्लेनर, ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक, असाइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइक्लिक भी हो सकते हैं, असाइक्लिक भी हो सकते हैं, प्लेनर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2, इसमें 4n पाई हो जाएंगे, कुछ भी नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बोलें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में मिलेंगे, एंटी एरोमेटिक में नॉन बॉन्डिंग में, और यहाँ पे आपके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों में मिल सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग जनरली फेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे अनफेवरेबल टाइप की ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे सिंपल ओवरलैपिंग होगी, क्लियर। रेजोनेंस एनर्जी इसकी 20 से 25 के अराउंड होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 4 से 8, ठीक है, तो 0 है इसलिए हमारे पास स्टेबल नहीं है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टेबिलिटी है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दीज आर अनस्टेबल, और ये इनकी नॉर्मल स्टेबिलिटी होगी। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बोलें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये जनरली डाइमराइज कर देते हैं, डाइमराइज जैसे ये मेरे पास ये हो गया, तो इन दोनों को, ये नॉन एरोमेटिक है, इन ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से डाइमराइज जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगी मैं रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी, जैसे नॉर्मल एल्कीन्स में होती है उसी टाइप की रिएक्शन होगी, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म होते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और अब जो नेक्स्ट चीज है कि हमसे कई बार जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट बड़ा है कौन सा छोटा है, ध्यान से सुन लेना। तो इन चारों इफेक्ट में से जो मैंने आज पढ़ा है, तो द मेजर इफेक्ट जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है एरोमेटिक इफेक्ट, और आप देखना भी ऐसे ही शुरू करोगे, आप सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करोगे, एरोमेटिक इफेक्ट देखोगे, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस आता है, उसके बाद फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे छोटा इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं इधर, एज यू कैन सी एरोमेटिसिटी के, ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये कंपाउंड चार्ज कंपाउंड ले लिया, एक मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, तो और एक मैंने सिंपल ये कंपाउंड लिया, ठीक है। तो अब मैं ये एग्जांपल करवा रही हूँ, बाकी मैं आपको एक शीट दे दूंगी उसमें सॉल्व करना है। तो देखो अब फर्स्ट वाले में देखते हैं, क्या ये साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, तो sp2 वाली कंडीशन भी होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग चेक करते हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 4n पाई हो रहा है ना, तो 4n पाई अगर हो रहा है तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक AA, तो ये कंपाउंड कैसा है, AA है। अब इस पे आते हैं, ठीक है, तो ये साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो प्लेनर भी होगा, क्या सारे एटम sp2 हैं, डबल बॉन्ड लग रहा है तो ये तो sp2 है, जिसपे कार्बोकैटायन आएगा वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, सो यस ऑल दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 हो रहा है, जब n की वैल्यू 0 है, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, एरोमेटिक हो गया,
क्लियर। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, इसके ऊपर जो चार्ज नेगेटिव आए, ठीक है। तो नेगेटिव अगर हमारे पास आता है तो नाउ यू कैन सी हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब नेगेटिव आ गया तो अब पहले मैं ये वाला बता देती हूँ। देखो ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेन, ये प्लेनर भी है। क्या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, सारे नहीं है। ये वाला एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब आते हैं इस पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसको मैं दोबारा डिटेल में इधर बता रही हूँ। देखो साइक्लिक प्लेनर तो है, अब कंडीशन है sp2 और sp3 की, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो रेजोनेंस तो इसमें हो ही रहा है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इधर नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। तो अब ये रेजोनेंस इतना फास्ट होगा बच्चे कि ये जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह घूम रहा है और नेगेटिव चार्ज भी सब जगह घूम रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज भी सब जगह घूम रहा है, पाई बॉन्ड भी सब जगह घूम रहा है। तो मतलब अगर मैं पहले देख रही हूँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो sp3 है और ये वाले दोनों क्या है, sp2। अब जैसे ही रेजोनेंस करा तो अब ये वाला sp3 हो गया, चेंज हो गया ना कार्बन, फिर रेजोनेंस करा तो अब क्या हो गया, sp3। तो अब रेजोनेंस की वजह से देखो एक एटम sp3 है, बट ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस इतना फास्ट होगा, वी विल कंसिडर दैट ऑल एटम्स आर एरोमेटिक, सॉरी ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ड्यू टू दिस फास्ट रेजोनेंस वी कंसिडर दैट ऑल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सभी के सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आते पाई इलेक्ट्रॉन्स की बारी की, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक डबल बॉन्ड तो सबको दिख ही रहा है, और जब रेजोनेंस कर रहा है बच्चों तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट इज हैपनिंग, ड्यू टू रेजोनेंस इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का मतलब जो ये बॉन्ड है जो रेजोनेंस कर रहा है उसके 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे और नेगेटिव चार्ज का भी कितना मानेंगे, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। 4n पाई हो गया तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कई बार ना इन कंपाउंड्स में पूछ लेते हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर इसकी जगह बोरोन लगा दिया है, ठीक है, दोबारा बना रही हूँ इधर ऐसे, ठीक है। तो अब बोरोन आपको पता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी खाली है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस वैकेंट पी में ले लेगा। तो अगर वैकेंट पी में इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, आ गया, ठीक है। फिर से ये रेजोनेट कर सकता है, कर सकता है रेजोनेट। जब इधर जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी के ऊपर क्या आ जाएगा, जब बोरोन के जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये वापस जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो अगेन अब साइक्लिक होगा, प्लेनर है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, तो यस इट विल बी एरोमेटिक। एक और कंपाउंड यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, मान लो नाइट्रोजन दे दिया इसमें, ठीक है, ये ऐसे। तो अब इसका क्या होगा बच्चों, दिस नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, सो दिस लोन पेयर कैन रेजोनेट, ये इधर रेजोनेट करेगा। तो अब देखो रेजोनेंस तो इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर से करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इधर आ गया, ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होंगे, है ना। बस एक कंडीशन बचती है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 तो पाई बॉन्ड कर रहे हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इनकी वजह से 4, इनकी वजह से 2, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बच्चों, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इफ देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल अगर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा ये कैसा सिस्टम हो गया, एरोमेटिक, राइट। सो आई होप दिस होल फंडा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स, रेडिकल्स कब बनेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है ये ए बी, ठीक है, अगर होमोलिसिस क्लीवेज हो, मतलब अगर दोनों सेम टाइप के एटम होते, दोनों सेम टाइप के एटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड कैसा टूटेगा, सो दिस बॉन्ड इज नोन एज होमोलाइसिस। होमो मतलब सेम, लाइसिस मतलब क्लीवेज, मतलब दोनों का सेम तरीके से क्लीवेज हो,
ठीक है। तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। अगर मान लो ये दोनों अलग एटम है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बच्चों क्या होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ रखेगा, है ना। तो अगर अपनी तरफ है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाने से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस टाइप का जो क्लीवेज होता है, इस टाइप का क्लीवेज कहलाता है हेट्रोलाइसिस। क्या कहलाएगा, हेट्रोलाइसिस। तो हेट्रोलाइसिस में एक कैटायन बनेगा, दूसरा एनायन, और होमोलाइसिस में दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्लियर। इनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स। क्लियर, इनको बोला जाता है रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करनी है, तो अब जो स्टेबिलिटी है, कैसे आप कौन सा रेडिकल स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, तो पूरी की पूरी जो स्टेबिलिटी है बच्चों, वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट फैक्टर विच आर, मतलब अगर रेडिकल है तो एरोमेटिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तो इनके बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। इज इट फाइन? ओके। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे, तो हमें जाना है ऐसे, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। व्हाट वी विल चेक, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हम सॉरी सबसे पहले रेजोनेंस, बड़ा इफेक्ट है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। अब इसमें फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस तो नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। अब ये फ्री रेडिकल है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। क्लियर। तो अब अगर मेरे से पूछे कोई, तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 1 कितना हो गया, 4। इस वाले में बच्चों हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग, सो ये वाला अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ कितने हाइड्रोजन है, 2। इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये 3 और 3 6 और 2 8, तो कितना हो गया, हाइपर कॉन्जुगेटिंग विल बी 8। तो कैन यू टेल मी विच इज मोर स्टेबल, तो थर्ड वाला C is more stable than A and then B. Is it fine? अब आते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना स्टेबल होगा। तो अब अगर मैं डी को देखो, देखो डी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। क्लियर। बी में भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन सी में, ई में और ए में रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, बी और डी हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी और डी, और इनमें से भी डी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों डी सबसे स्टेबल है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, तो ये फ्री रेडिकल मैंने इधर बनाया है, सो ये इधर, ये इधर, पहले ये इधर रेजोनेंस करेगा, इधर गया, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ही स्टेबल होगा। फिर से रेजोनेंस करेगा, अब ये रेजोनेंस करके कहाँ चला गया, ये इधर आ गया, और ये हमारे पास इधर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं बी में करूँ रेजोनेंस, तो सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऐसे, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो दो ही रेजोनेटिंग, तो डी इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है। फिर ए, ई और इसमें क्या होगा बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो देखो इसमें फिर हमारे पास आता है कि इसमें नेक्स्ट अगर मुझे बताना हो, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, वो कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल लग रहा हो, दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव लगा रहे हैं, चलेगा, ठीक है। ये कैसे हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर डी बी ए आएगा।
फिर हमारे पास आएगा इसमें C और फिर लास्ट में आएगा E। E क्यों? एरोमेटिक सिस्टम था, फ्री रेडिकल लगा के उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। क्लियर? थर्ड वाला अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाला चेक करना। तो देखो अब रेजोनेंस किस किस में हो सकता है? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी। इधर नहीं हो रहा रेजोनेंस, इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर जाएगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो इन दो में रेजोनेंस है, बी में और सी में। ठीक है, रेजोनेंस के साथ साथ इधर एक और स्टेबलाइजिंग फैक्टर है बच्चों, वो होगा हाइपर कॉन्जुकेशन, क्योंकि फ्री रेडिकल इधर है तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। कितने स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग? 3 और 2 5, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग आ रहा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, इधर क्या है? इधर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये अल्फा है, यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ए में। तो आई थिंक अब आप निकाल सकते हो, तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मिलके ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रेजोनेंस बड़ा फैक्टर है, देन बी सबसे स्टेबल होगा, फिर उसके बाद डी आएगा और लास्ट में बचेगा ए। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी बतानी होगी। क्लियर? ओके, तो अब हमारे पास बचा है कार्बोकेटायन एंड कार्बन एनायन। इनके इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और साथ में और चीजें भी हम लोग करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो इसकी वीडियो मैं आपको मॉर्निंग तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी और यहाँ पे हमारा जीओसी खत्म हो जाएगा कार्बोकेटाइन कार्बन एनायन के बाद। एंड एक और छोटा सा टॉपिक बचता है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो चारों टॉपिक है कार्बोकेटाइन कार्बन एनायन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, ये मैं आपको मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर कर दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके,